क्या खास होगा, कहाँ पर नजर रखनी चाहिए, क्या उम्मीदें हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित, बताइए आरआईएल के नतीजों को लेकर क्या उम्मीदें हैं, कैसे नतीजे में रहेंगे और फोकस में क्या होगा? कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो करीब 15% की एक्सपेक्टेड है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। एबिटा ग्रोथ करीब 4% की आ सकती है। एबिटा मार्जिन 14.6% की एक्सपेक्टेशन है और नेट प्रॉफिट में अगर हम देखें तो उसमें 10% का डिक्लाइन आ सकता है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। अब कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये ग्रोथ हमें एक्सपेक्टेड है कंपनी के रेवेन्यूज़ पे? पहले तो अगर ओटीसी सेगमेंट की बात करें तो उसमें जो रिफाइनिंग सेगमेंट है वो आउट परफॉर्म करेगी फोर्थ क्वार्टर में, और जो पेट्रोकेमिकल बिजनेस है उसमें थोड़ी सी वीकनेस आने की एक्सपेक्टेशन है। इसी कारण O2C की जो एबिटा है वो 6% ग्रो कर सकती है। अब रिटेल सेगमेंट की जो एबिटा है उसमें करीब 6.5% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है, और उसके पीछे का कारण ये होगा कि जो कंटिन्यूस स्टोर एक्सपेंशन कंपनी कर रहा है, उसी के साथ फ्यूचर ग्रुप के जो स्टोर्स को कंपनी ने एक्वायर कर लिया था, इन दो कारणों की वजह से रिटेल सेगमेंट की एबिटा जो है वो करीब 6.5% से ग्रो कर सकती है। अब जो गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस है उसकी एबिटा करीब 9% से ग्रो कर सकती है क्योंकि प्रोडक्शन ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है, बट जो प्राइसेस है वो स्टेबल थी फोर्थ क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। उसके साथ अगर हम देखते हैं तो नेट प्रॉफिट जो है इस जगह पे हमें 10% की डिक्लाइन दिख रही है, और इसके पीछे दो कारण है। पहला तो ये है कि थर्ड क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल गेन था करीब 3000 करोड़ का, जो फोर्थ क्वार्टर में नहीं रहेगा, और उसी के साथ फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है वो हायर होने की एक्सपेक्टेशन है क्योंकि रूपी का डेप्रिशिएट हो गया था। तो इन दो कारणों की वजह से नेट प्रॉफिट में करीब 10% का फॉल आ सकता है। अब इसके अलावा मार्केट की नज़र किस पे रहेगी? पहले तो मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है ऑन हायर फ्यूल मार्जिन और क्रूड सोर्सिंग स्ट्रैटेजी पे, उसी के साथ मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट डिमांड और पेट्रोकेमिकल प्राइसेस, और कोई भी क्लैरिटी मैनेजमेंट देती है अपने न्यू एनर्जी बिजनेस पे तो इस पे ध्यान रहेगी मार्केट की। उसी के साथ रिटेल बिजनेस में कैसा ग्रोथ हो रहा है, डिजिटल साइड में कितना ट्रैक्शन मिल रहा है, इस पे भी ध्यान रखना होगा मार्केट को रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट पे। ठीक है, तो ये रिलायंस के नतीजे, लेकिन रिलायंस के नतीजों में रिलायंस जियो का काफ़ी बड़ा योगदान होता है, और हालांकि ये लिस्टेड अलग से नहीं है कंपनी, लेकिन इतने साइज़ में बड़ी हो चुकी है और इतना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है कि इसको अलग से समझने की हम कोशिश ज़रूर करते हैं, क्योंकि डिजिटल वाला प्ले है ये। इसके अलावा ऑप्टिक फाइबर डेटा में जो कुछ डेवलपमेंट्स चल रहे हैं उसके चलते ये फोकस में रहता है। तो सौमित, बताइए कि रिलायंस जियो को लेकर क्या उम्मीदें हैं, इस सेगमेंट से किस तरह से नतीजे ड्राइव होते हुए दिखेंगे और उम्मीदें क्या है वहाँ से? रिलायंस जियो की अगर हम बात करें तो सिक्वेंशियल बेसिस पर रेवेन्यू करीब 7% से ग्रो कर सकती है। एबिटा 9% से ग्रो करने की एक्सपेक्टेशंस है। मार्जिन्स हायर आ सकती है करीब 50.2% पे, और अगर नेट प्रॉफिट हम देखते हैं तो वो करीब 17% से ग्रो कर सकती है। अब जो आरपू नंबर है, जो कि की नंबर होता है किसी टेलीकॉम कंपनी के लिए, वो 8% से ग्रो करके 164 रुपीज़ पर यूज़र पर मंथ के आसपास आ सकती है, और सब्सक्राइबर बेस जो है वो करीब डिक्लाइन कर सकती है करीब 41.5 करोड़ के आसपास। अब जो ग्रोथ हमें रिलायंस जियो में दिख रहा है वो टैरिफ हाइक की वजह से ही दिख रहा है। अगर कंपनी ने दिसंबर में टैरिफ हाइक लिया था जिसका फुल बेनिफिट फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY22 में दिखेगा, और उसी कारण हमें रेवेन्यू और एबिटा में ऐसी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और उसी के साथ जो ब्रॉडबैंड कंट्रीब्यूशन है वो भी ग्रो कर रहा है, और क्वालिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स जो है रिलायंस जियो के वो भी इंप्रूव हो रहे। तो टैरिफ हाइक, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस और इंप्रूविंग सब्सक्राइबर क्वालिटी की वजह से रिलायंस जियो के रेवेन्यू और एबिटा में हमें ये ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट एक चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि सब्सक्राइबर नंबर कितनी आती है। अब मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि करीब 60 लाख से सब्सक्राइबर नंबर डिक्लाइन कर सकते हैं, बट जैन और फेब में अगर आप देखेंगे तो अब तक 1 करोड़ का सब्सक्राइबर लॉस हो चुका है रिलायंस जियो को। उसी के साथ कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा रहा है पोस्ट टैरिफ हाइक, ये जानना इंपॉर्टेंट होगा मैनेजमेंट कमेंट्री में, और कंपनी की क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले है 5G के लिए, ये भी जानना इंपॉर्टेंट होगा रिलायंस जियो के रिजल्ट से। ठीक है, तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री टेलीकॉम की वो इस चीज़ को लेकर एक मत है कि आरपो यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र प्रति ग्राहक जो औसत आय हो बढ़नी चाहिए, 300 रुपये के आसपास होनी चाहिए, और इस चीज़ को लेकर टैरिफ में बढ़ोतरी को लेकर मैनेजमेंट की कमेंट्री पर नज़र ज़रूर रहेगी, और क्या कुछ कंपनी प्लान कर रही है डिजिटल में डेटा को लेकर, इस पर भी हम कंपनी से सुनना चाहेंगे। इसके चलते नतीजे रिलायंस जियो के भी फोकस में रहेंगे रिलायंस के साथ साथ, हालांकि उसी का एक डिवीज़न है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन एक राय आपसे लेंगे इस पर मंदार हम रिलायंस के शेयर पर। हमने देखा था कि 2856 रुपये का इसने हाई बनाया था, वहाँ से इसमें लगातार प्रेशर आ रहा है, 6-7% नीचे आ गया है शेयर। ये 2600 रुपये के भाव पर कल हम किसी एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि 2500-2550 के रेंज में आए तो एक बहुत ही फिर से एक आकर्षक बेट हो जाएगा रिलायंस। आपको भी ऐसा लगता है, और क्या सलाह देंगे आप मौजूदा स्तर पर?
अभिषेक जी देखिए 25-30 का लेवल पे एक बढ़िया सा सपोर्ट है और एक अच्छे खासे एक अप ट्रेंड में बना हुआ है स्टॉक, यानी हायर टॉप हायर बॉटम करते हुए ऊपर चल रहा है अगर आप पिछले कुछ सालों का चार्ट देखो तो, और वो स्टेडी अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। तो 25-30 का सपोर्ट है, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक और ऊपर जाने की संभावना है। ऊपर का टारगेट मेरा जो है वो 3200 से लेके 3400 तक का है, लेकिन ये 1 से 2 साल का व्यू है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि 2500 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी कर सकते हैं, और ऊपर में शॉर्ट टर्म का अगर व्यू रखते हैं तो ऊपर में 2900 से 3000 तक का टारगेट इसमें बनेगा। ठीक है, 3000 रुपए तक के लक्ष्य फिर से इसमें बनते हुए दिखाई देंगे। एक करेक्शन के फेज में फिलहाल आया है रिलायंस, लगातार इसमें हमने शानदार तेजी देखी है, लेकिन